Hello guys, welcome to 44th episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से आज का इवेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। सो 14 जून को सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 जो है वो आज के दिन ऑब्जर्व हो गया था। ठीक है, 14 जून को। The World Blood Donor Day is celebrated every year on June 14th to thank the altruistic acts of selfishness of voluntary blood donors and celebrate life and humanity. In 2004, World Blood Donor Day was first distinguished by the WHO. In the 50th World Health Assembly 2005, it was declared as an annual global event to raise awareness about the importance of blood donation. The day marks the birthday of Karl Landsteiner, an Austrian-American immunologist and pathologist. He was awarded Nobel Prize in 1930 for his works on blood group and development of modern blood transfusion system. So basically 2004 में WHO ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व करना चाहिए एंड 50th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2005 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन एनुअल ग्लोबल इवेंट। ठीक है, सो कब एस्टेब्लिश हो गया? 2005 को। किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी। ठीक है, अच्छा 14 जून डे क्यों चुना गया? बिकॉज उस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे है या बर्थडे था, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में फॉर हिज वर्क्स ऑन ब्लड ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम। ठीक है, सो उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ठीक है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ता है। सो इनमें कार्ल लैंडस्टीनर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, सो इसी वजह से 14 जून को चुना गया है। द स्लोगन और थीम फॉर दिस ईयर इज गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओशन। सो इस साल का थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओपन। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशंस दिस ईयर आर बीइंग होस्टेड बाय अल्जीरिया। सो इस साल अल्जीरिया जो है वो होस्ट करेगी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशंस। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 14 जून को। फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व हुआ था? 2005 को। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर किया था या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। To commemorate, the day was selected to commemorate the birthday of Karl Landsteiner। ठीक है, थीम क्या है? गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओपन। एंड इस टाइम मतलब इस साल कौन सा कंट्री वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशन होस्ट करेगा? अल्जीरिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आ गया है। सो -3.48% फॉर मे। ठीक है, सो लास्ट अप्रैल में -0.92% था। ठीक है, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप मेरा वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा अप्रैल 2023 में -0.92% था, जो फर्दर डिक्रीज होकर -3.48 हो गया है। ठीक है, सो फिगर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। मतलब क्वेश्चन तो क्या, ये डायरेक्ट उठा के लाइन उठा के चिपका दे सकता है। ठीक है, तो आपको फिल इन द गैप्स करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इवेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG रिलीज द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम मंथली रिपोर्ट फॉर स्टेट्स फॉर May 2023। सो May 2023 का रिपोर्ट आ गया है CP ग्राम्स। ठीक है, CP ग्राम्स मंथली रिपोर्ट यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। The report provides a detailed analysis of types and categories of public grievances and the nature of disposal. This is the 10th report on state government union territories published by DARPG. The rankings are based on the performance of states from Jan 23 to May 23। So Jan 23 से May 23 में कितने grievances कौन से स्टेट ने एड्रेस किया है, उस बेसिस पे रैंकिंग किया गया है। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, सबसे पहले टॉप किया है सिक्किम ने, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख।
स्टेट्स विथ मोर देन 15,000 ग्रीवांसेस में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, फॉलोड बाई झारखंड, मध्य प्रदेश। एंड स्टेट्स विथ मोर देन 15, ये स्टेट्स विथ मोर देन लेस देन होगा, लेस देन 15,000 ग्रीवांसेस तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ठीक है, सो इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, सो लेस देन, इसको लेस करिए, लेस। ठीक है, सो आपको क्या क्या याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न, सो ये 4 कैटेगरीज में ही मिलता है। ठीक है, रैंकिंग्स 4 कैटेगरीज बेस्ड है। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम को टॉप किया है, यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप ने टॉप किया है, और स्टेट्स विथ मोर देन 15,000 ग्रीवांसेस को मिटिगेट करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, और स्टेट्स विथ लेस देन 15,000 ग्रीवांसेस को मिटिगेट करने वाला स्टेट है तेलंगाना। ठीक है, सो ये स्टेट्स का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन तो काफी डायरेक्ट होगा कि लेट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टॉप द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, so basically for mitigating the number of grievances that were raised। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप कर दिया है, यूटी में लक्षद्वीप। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश ने टॉप कर दिया है इन मिटिगेटिंग मोर देन 15,000 ग्रीवेंसेस, एंड तेलंगाना ने कर दिया इन मिटिगेटिंग लेस देन 15,000 ग्रीवेंसेस। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया टू होस्ट IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 एट कोची इन February 25। सो IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करेगी कोची में इन February 25। तो काफ़ी फ्यूचर वाला इवेंट है, बट अभी न्यूज़ आ गया है बिकॉज इंडिया ने बोल दिया है ये होस्ट करेगी। ठीक है, विद द थीम नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजंस एंड रीचिंग द लास्ट माइल। सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस्ड टू होस्ट द IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025। सो कंट्री हो गया इंडिया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विच ऑफ दी recently India announced to host IIAS annual conference 2025 in which of the following cities? The answer is Kochi। ठीक है, अच्छा अभी ये IIAS जो हम बोल रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। ठीक है, सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली 1930 में एस्टेब्लिश हुआ था, इज ए फेडरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, नेशनल सेक्शंस एंड एकेडमिक रिसर्च centers jointly elaborating public administration solution to the policy change challenges of the day with headquarters in Brussels। so public administration related जो भी challenges होता है, ठीक है, उसको solve करने का मेन लेट्स से एम है इस इंस्टीट्यूट का। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1930 को, एंड इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ में आया है तो हमको एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेना चाहिए। IIAS के प्रेसिडेंट कौन है, रायद मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, सो ये है रायद मोहम्मद बिन शाम। डायरेक्टर जनरल कौन है, सोफियान सहारुई, सोफियान सहारुई। एंड कितने मेंबर स्टेट्स हैं, 30 कंट्रीज। ठीक है, टोटल 30 कंट्रीज यहाँ के मेंबर स्टेट्स हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, मेंबर स्टेट्स को छोड़ के नेशनल सेक्शंस एंड एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स भी होते हैं, बट सो इसका जो वेबसाइट है आप जाके चेक कर सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं इस नेशनल सेक्शंस एंड एकेडमिक रिसर्च में, तो आपको दिख जाएगा। मुझे ये मेंबर स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, सो आई हैव गिवन द मेंबर स्टेट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स कितने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि IIAS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर लेट्स से IIAS का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, प्रेसिडेंट है रायद मोहम्मद बिन शाम, एंड डायरेक्टर जनरल है सोफियन सहारुई। मेंबर स्टेट्स कितने, 30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया पार्टिसिपेटेड एट द NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, विच इज बीइंग हेल्ड एट NSE फ्रांस। सो NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में इंडिया ने इस बार फर्स्ट टाइम पार्ट लिया है। ठीक है, जो कि हो रहा है NSE फ्रांस में। एनिमेशन and VFX market in India were pegged to be valued at rupees 109 billion in 2021, with the VFX business alone amounting to rupees 50 billion. This figure is expected to grow to 180 billion rupees by 2024, according to a Ernst and Young report. So ENY मतलब Ernst and Young. India's participation at NSE therefore assumes greater importance as the country showcases its abilities in the sector to international buyers.
सो इसीलिए मतलब इंडिया तो अभी एनिमेशन सेक्टर में भी लेट्स से डेवलपमेंट कोशिश करने का कोशिश कर रही है, ठीक है। सो इसी वजह से इंडिया ने इस फेस्टिवल में भी पार्ट लिया ताकि वो अपने लेट्स से जो भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है रिलेटेड टू एनिमेशन एंड वीएफएक्स उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेरे को एक ही क्वेश्चन लग रहा है यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि which of the following countries recently participated at the NSE International Animation Festival for the first time? So आंसर इज इंडिया, ठीक है। बाकी दूसरा पॉसिबल जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल कौन से कंट्री में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The Special Olympics World Games 2023 will be held from 17 to 25 June 2023 in Berlin, Germany. So Special Olympics World Games 2023 कहाँ पे होगा, बर्लिन जर्मनी में। This is the first time that Germany will host the event, so very important because ये फर्स्ट टाइम जर्मनी में होस्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि the Special Olympics World Games 2023 will be hosted for the first time in which of the following countries in 2023? बर्लिन या फिर जर्मनी, ठीक है। बर्लिन हो जाएगा सिटी, जर्मनी हो जाएगा कंट्री। अच्छा, about 198 Indian athletes will fight for medals in 16 different sport disciplines at the event. So 16 different sport events होंगे, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है कि कितने स्पोर्ट इवेंट्स कंडक्ट हुए थे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 में, 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स। बाकी क्योंकि 17 टू 25 जून को होगा, जो भी रिजल्ट्स आएगा हम वो डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। ये है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का लोगो, ठीक है। लोगो या हाँ लोगो, ठीक है, लोगो ही है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द वीमेन 20 समिट विल टेक प्लेस इन महाबलीपुरम तमिलनाडु फ्रॉम 14 टू 16 जून 2023। सो वीमेन 20 समिट, ठीक है, ये अंडर द G20 समिट काफ़ी सारे इवेंट्स तो हो रहे हैं। सो वीमेन 20 समिट भी ये इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द G20, ठीक है। तो कहाँ पे हो गया, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसको मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट लेके काफ़ी कुछ हो रहा है इंडिया में। सो क्वेश्चन आ सकता है कि वीमेन 20 समिट कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, ठीक है। दिस ईयर्स थीम, द थीम ऑफ दिस ईयर समिट इज वुमेन लेड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्राइव एंड ट्रांसेंड। सो वुमेन लेड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्राइव एंड ट्रांसेंड। और डॉक्टर संध्या पुरेचा जो है शी विल बी द चेयर ऑफ W20 इंडिया। सो नाम याद रख लीजिएगा, संध्या पुरेचा। बाकी सेकेंड लाइन को थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। मेरे हिसाब से फर्स्ट लाइन में वही याद रखना है कि वुमेन टी समिट महाबलीपुरम तमिलनाडु में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इन ए रिसेंट रैंकिंग बाय पेपली विच प्रिपेयर्ड द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स द वर्ल्ड्स फ्रेंडलीएस्ट और नॉन फ्रेंडलीएस्ट सिटीज फॉर नॉन नेटिव्स, 53 cities from different countries were given ranks based on how friendly and unfriendly the residents are. Okay, so पिपली करके ऑर्गेनाइजेशन ने कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स रिलीज कर दिया है, ठीक है, which determines world's friendliest and non-friendliest cities among 53 cities, ठीक है। 6 मैट्रिक्स पे डिटरमाइन किया गया है, जिसमें से विजिटर रिटर्न रेट, सेफ्टी रेटिंग्स, LGBTQ+ इक्वलिटी एंड ओवरऑल हैप्पीनेस कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स के ही नाम थे उस रिपोर्ट में। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप रीड कर पाए। टोरंटो एंड सिडनी नेम द वर्ल्ड्स टॉप फ्रेंडली सिटीज इन द इंडेक्स, while इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर अमंग द मोस्ट अनफ्रेंडली सिटीज इन द वर्ल्ड। सो काफ़ी दुख की बात है, पता नहीं न्यू दिल्ली एंड मुंबई में क्या प्रॉब्लम है। सो मोस्ट अनफ्रेंडली सिटीज बोल दिया गया है। टोरंटो एंड सिडनी को बोला गया वर्ल्ड्स टॉप फ्रेंडली सिटीज, ठीक है। अच्छा, सो टॉप 10 फ्रेंडली सिटीज इन ऑर्डर है टोरंटो, सिडनी, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, मेलबोर्न, सैन फ्रांसिस्को, डबलिन, कोपेनहेगन। एनीवे, टॉप अनफ्रेंडली सिटीज इन ऑर्डर है अक्रा इन घाना, मराकेच इन मोरक्को, कुआलालंपुर, ओके, मलेशिया का कैपिटल भी अनफ्रेंडली है, ओके, मुंबई, रियो दी जेनेरो, दिल्ली, दोहा, एथेंस, मेंडेलिन जो कि कोलंबिया में है, लियोन जो कि फ्रांस में है, ओके। सो मुंबई बेसिकली 4th पोजीशन में है, दिल्ली जो है 6th पोजीशन में है इन द टॉप अनफ्रेंडली सिटीज। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं काफ़ी सारे न्यूज़ साइट्स को देख रहा था, उन लोगों ने बोला है कि मुंबई 3rd रैंक है, बट मैंने जो मतलब पेपली का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक किया, मुंबई इज़ 4th रैंक, ठीक है।
मुंबई इज 4th रैंक, दिल्ली इज 6th रैंक अमंग द टॉप अनफ्रेंडली सिटी। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। न्यूज़ सोर्स में हमेशा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो लोग कभी कभी उल्टा सीधा भी दे देते हैं। सो एकदम ओरिजिनल जो आपका वेबसाइट है या लिंक है वहाँ पे जाके चेक करने से सबसे बेटर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है? क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा। तीन तरीके का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। एक तो है कि कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स किसने रिलीज किया था? प्रेपली ने। ठीक है, दूसरा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सिटीज टॉप द लिस्ट ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय प्रेपली। टोरंटो ने टॉप कर दिया है। एंड सबसे बॉटम में कौन आया है? आकरा इन घना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई या फिर दिल्ली का नाम देके बोलेगा कि उसको कितना रैंक मिला था। ठीक है, सो मुंबई को अनफ्रेंडली सिटीज में रैंक मिला है 4th एंड दिल्ली को मिला है 6th। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। चेन्नई बेस्ड लॉयर एक्टिविस्ट ललिता नटरंजन, सो ये है ललिता नटरंजन, was awarded the 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। सो 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर किसको मिला है? ललिता नटराजन को। ठीक है, किसने दिया है? यूएस कॉन्सुलेट ने। ये May 30 का इवेंट है, बट न्यूज में अभी आया है तो इसीलिए मैंने अभी डाला है। इकबाल मसीह अवार्ड इज ए यूएस कांग्रेस मैंडेटेड नॉन मॉनिटरी अवार्ड एस्टेब्लिश्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ लेबर इन 2008 दैट ऑनर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। सो इकबाल मसीह अवार्ड कौन से कैटेगरी में दिया जाता है? टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। सो इसको ध्यान में रखिएगा। इकबाल Iqbal Masih Award honors his namesake, a Pakistani child sold into slavery as a carpet weaver at age 4 who escaped his captors at 10. Iqbal Masih became an outspoken public advocate against child exploitation, for which he received numerous human rights awards until he was tragically killed in 1995 at the age of 12. Oh, ठीक है, the award commemorates World Day Against Child Labor, which is observed on June 12th every year to raise awareness and activism to prevent child labor. So World Day Against Child Labor जो है उसी को कोमोमोरेट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सो हम लोगों ने कल के दिन, सॉरी परसों के दिन डिस्कस किया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को ऑब्जर्व होता है। सो ये अवार्ड मेनली उसी डे को कोमोमोरेट करने के लिए दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो अवार्ड पहले मिल गया था, डे बाद में सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, एनीवे इम्पॉर्टेंट यही है दो क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया अभी, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The Insurance Regulatory and Development Authority of India directed all insurers to get a unique 14-digit Ayushman Bharat Health Account ID for new and existing policyholders. So Ayushman Bharat आभा आईडी, ठीक है, 14 डिजिट आभा आईडी बोला है सारे इंश्योरर्स को जो भी इंश्योर्ड है। ठीक है, न्यू पॉलिसी होल्डर्स या फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर सबको ये आभा आईडी 14 डिजिट आभा आईडी इशू कर दिया जाए। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन वाइज तो मुझे नहीं लगता कुछ खास आने का चांसेस है यहाँ से, बस ध्यान में रख दीजिए IRDA INA बोला है। ठीक है, 14 डिजिट आभा आईडी। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) launched its annual assessment of the state of armaments, disarmament and international security. So SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute ने लॉन्च कर दिया है इसका एनुअल असेसमेंट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, सो उसका नाम है सिप्री ईयरबुक 2023। सो यहाँ पे क्या किया जाता है इस बुक में? बेसिकली न्यूक्लियर वारहेड्स, ठीक है, न्यूक्लियर आर्सेनल, इस पे स्टडी किया जाता है एंड कौन सा कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर रही है रिगार्डिंग इट्स मिलिट्री पावर। ठीक है, उस पर चर्चा किया जाता है। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस साल जो ईयरबुक रिलीज हुआ है उसमें बोला जा रहा है कि जो 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, सो ये नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल, continue to modernize their nuclear arsenals and several deployed new nuclear armed or nuclear capable weapon systems in 2022। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो आते ही रहता है न्यूज़ में। तो सारे कंट्रीज में न्यूक्लियर का डेवलपमेंट, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, रशिया एंड द यूएसए टुगेदर पोजेस ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसको ध्यान में रखिएगा। Which of the two countries possess 90% of all nuclear weapons according to the SIPRI Yearbook 2023? Russia and USA.
SIPRI's estimate of the size of China's nuclear arsenal increased from 350 warheads in January 2022 to 410 in January 2023 and is expected to keep growing. Depending on how it decides to structure its forces, China could potentially have at least as many ICBMs, intercontinental ballistic missiles, as either the US or Russia by the turn of the decade. Okay, तो चाइना खूब तेजी से डेवलपमेंट कर रही है न्यूक्लियर आर्सेनल. 54th edition of the SIPRI yearbook reveals the continuing deterioration of global security over the past year. So ये यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर भी कुछ डिस्कशंस हुआ है. मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ पाएँ. ठीक है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट अभी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है वो ये है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2023 में which of the two countries have been unveiled to possess 90% of all nuclear weapons, रशिया एंड यूएसए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. इजराइल इज पॉइज्ड टू रिलीज वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉट. ओके, सो विच कंट्री विल release or has released the world's first digital government bond? Israel. ठीक है, initiative known as Project Eden also introduced a digital payment token as a fundamental component of the settlement process. So Project Eden associated with Israel first digital government bond. ठीक है, the Tel Aviv Stock Exchange and Israel's Finance Ministry successfully completed the proof of concept phase for a digital Israeli bond traded on a dedicated blockchain platform. Not that important. हमको ध्यान में रखना है कि इजराइल ने वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज कर दिया अंडर द प्रोजेक्ट ईडन. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू concluded a 3-day state visit to Serbia from 7 to 9th June. सो इसको ध्यान में रखिएगा. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली दो कंट्रीज विजिट किया है, सूरीनाम एंड सर्बिया. कुछ दिन पहले सूरीनाम के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, आज सर्बिया के बारे में जान ले रहे हैं. ठीक है, सर्बिया के बारे में वैसे डिटेल्स मैंने कोई एक एपिसोड में डिस्कस भी किया था, तो आप अगर मेरे रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा. ठीक है, तो सर्बिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वुशिक. सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड. ठीक है, ओके, यहाँ पे और क्या हुआ है इवेंट. They have agreed to establish a target for bilateral trade between the two countries, aiming to increase it from current 320 million euros to 1 billion euros. So 320 million euros से 1 billion euros किया जाएगा by the end of the decade, मतलब by 2030. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है. So by 2030, 320 million euros से bilateral trade will increase to 1 billion euros. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. Recently, President Draupadi Murmu's visit to Siberia established a bilateral trade value of bilateral trade increment to dash by the end of the decade 1 billion euros. ठीक है, by 2030. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. बिलियनर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्लाइंब 8 स्पॉट्स टू द 45th रैंक. ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्लाइंब कर लिया है 45th रैंक पे. द हाईएस्ट फॉर इन इंडियन कंपनी ऑन फोर्ब्स द ग्लोबल 2023 लिस्ट. सो फोर्ब्स द ग्लोबल 2023 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 55th रैंक ऑक्यूपाई कर लिया है और वो हाईएस्ट फॉर इन इंडियन कंपनी. ठीक है, सो मतलब इंडियन कंपनी के पर्सपेक्टिव से टॉप किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज. State Bank of India climbed to 77th spot from 105th. HDFC is at 120th position from 153. ICICI at 163 from 204. LIC made its maiden entry at 363. So LIC first time इस लिस्ट में फीचर किया है at 363. टोटल 55 इंडियन फर्म्स इस लिस्ट में इनका नाम आया है. ठीक है, टोटल 55 इंडियन फर्म्स का. Global 2000 ranks the largest companies in the world using 4 metrics: sales, profits, assets, and market value. Okay, JP Morgan, America's biggest bank with USD 3.7 trillion in assets, is at the top of the list for the first time since 2011. So basically जो बर्कशायर हैथवे है, ठीक है, जो कि इनका कंपनी है, सो जो richest, one of the richest persons on earth.
ठीक है। सो मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको अगर नाम पता है तो कमेंट पे बताइएगा। सो लास्ट टाइम उनका कंपनी जो है बर्कशायर हैथवे, तो वो टॉप किया था, बट इस साल ड्यू टू सम नेगेटिव पोर्टफोलियो, ठीक है, वो काफ़ी पिछड़ गया है। 300 प्लस रैंक उसको मिला है, समथिंग 300 प्लस, ठीक है। तो इसलिए जेपी मॉर्गन जो है टॉप कर गई है। सेकंड कौन आया है? सऊदी ऑल बेहमत अरामको इज एट सेकंड पोजीशन फॉलोड बाय थ्री जायंट्स एंड स्टेट ओन्ड चाइनीज बैंक्स। टेक्नोलॉजी जायंट्स अल्फाबेट एंड एप्पल आर एट 7th एंड 10th पेज रेस्पेक्टिवली। ओके, सो इसका भी मैं रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप देख पाएं कि कौन कौन से कंपनीज जो है कौन से ऑर्डर में आए हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट के इवेंट पे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, simply called the Global Fund, signed a new and revised strategic framework for collaboration designed to build stronger and more resilient health system and maximize collaboration and impact in support of country, regional and global responses to major communicable diseases. So, WHO and Global Fund ने साइन कर दिया है एक फ्रेमवर्क, ठीक है। सो एक रिवाइज फ्रेमवर्क, तो ऑलरेडी ये फ्रेमवर्क पहले भी साइन हुआ था, 2018 में साइन हुआ था, बट अभी थोड़ा सा रिवीजन हुआ है 2023 से 2028 तक, ठीक है, फॉर supporting countries, regions and providing global response to major communicable diseases, ठीक है। ग्लोबल फंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? पीटर सेंट्स। तो ये है पीटर सेंट्स, तो इसको ध्यान में रखिए। ग्लोबल फंड फाउंडेड ऑन 20 जनवरी 2002 एंड ग्लोबल फंड का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये है ग्लोबल फंड का लोगो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंड ए रिवाइज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन to support countries and regions and provide global responses against major communicable diseases with which of the following funds, ठीक है। So global fund is the answer. Global fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria. चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। सो देख लेते हैं जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या क्या है। Which of the below countries did President Murmu recently visit in June 23? Suriname, Serbia. So both A and B. Which of the following cities topped as the friendliest city in the Community Spirit Index by Preply? Toronto. Which of the following cities topped as the least friendly city in the Community Spirit Index by Preply? Accra, जो कि घाना में, ठीक है। Who among the following was recently awarded the 2023 इकबाल मसीह अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर? ललिता नटरंजन। अच्छा, मुंबई को मिला है 4th पोजीशन और न्यू दिल्ली को 6th पोजीशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। Which of the following companies topped the Forbes, the Global 2023 list? JP Morgan. Which of the following Indian companies ranked the highest at 45th in the Forbes, the Global 2023 list? Reliance Industries. World Blood Donor Day is observed on 14th June. According to the Stockholm International Peace Research Institute Yearbook 2023, which of the following two countries account for 90% of all nuclear weapons developed? Russia and USA. Which of the following countries hosted the World Blood Donor Day celebrations in 2023? Algeria. Annual rate of inflation based on All India Wholesale Price Index number is dash for the month of May 2023, minus 3.48%. International Institute of Administrative Sciences Annual Conference 2025 will be hosted by India in which of the following cities? Kochi. The International Institute of Administrative Sciences headquarters is located in Brussels. The Special Olympics World Games 2023 will be held in Berlin. The Women 20 Summit was held recently in which of the following cities? Mahabalipuram. India recently participated at the NSC International Animation Festival for the first time this year, which was held in which of the following countries? France. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria is headquartered in Geneva. Which of the following countries recently released the world's first digital government bond? Israel. How many member states are there in International Institute of Administrative Sciences, IIAS? 30. Which of the following states topped the centralized public grievance redressal and monitoring system in May 2023? ठीक है। सो ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे बोला नहीं है कि अबव 15,000 या बिलो 15,000। सो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, तेलंगाना नहीं है, सो उत्तर प्रदेश होगा आंसर। अगर अबव 15,000 बोलता उत्तर प्रदेश, बिलो 15,000 तेलंगाना, ठीक है।
Which of the following northeastern states stop the centralized public grievance addressal monitoring system in May 2023? सिक्किम। ठीक है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा है एपिसोड तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर आपको लगे कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। एंड वो जो 3 लिंक्स मैंने बोला है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप रीड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एंड थैंक यू।